हर आदमी का सपना पीएम, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ होता है। कोई आईएएस बनने का, कोई कुछ बनने का। हम यहाँ घड़ी घंटो लाने तो आए नहीं है। सब हॉस्पिटल खोल के शेयर धारक है, ये सब भागीदारी है। किसकी बात कर रहे हैं? ये सब नेता और की सब भागी था कि कई बार नरेंद्र मोदी जी, आप उठा के देख लो उनका स्पीच। मोतिहारी गए, मधुबनी गए, मोतिहारी गए, बोले कि ये जो सामने में चीनी मिल है, अगले बार मैं आऊँगा तो मैं आपको वादा करता हूँ इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊँगा। दोबारा गए तो बोले कि अभी तक नहीं हुआ। बोला मैं वादा करता हूँ अगली बार ये खाली नहीं जाएगा, मैं चीनी पीऊँगा। तो बोतल में दूध दे के निप्पल मुँह में दे देते थे तो चुप हो जाता था, या झुनझुना। आप कह रहे यही हो तो पीठ में खंजर भोंका गया भैया। चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो उम्मीदवार प्रतिनिधि चुने गए जनता के, वो दिल्ली आए। उन्होंने दिल्ली का रुख किया। जो सत्ता पक्ष में है वो सरकार की बात करते हैं, जो विपक्ष में है वो सरकार से सवाल करते हैं। यहाँ पत्रकारों का काम आता है। पत्रकारों का काम आता है कि चुने गए प्रतिनिधियों से मिल करके, सांसदों से मिल करके जनता के जो कुछ सवाल हैं वो उनसे पूछे। तो इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव तो बिहार के पूर्णिया से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीते, संसद पहुंचे। सांसद जी क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में है, और पूर्णिया के जो सवाल हैं, बिहार के जो सवाल हैं, उसे वो कैसे देखते हैं। तो चलिए पप्पू यादव से बातचीत शुरू करते हैं। पप्पू यादव जी, सांसद बनने के बाद लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज जो अभी दिखी, जैसे केंद्रीय बजट पेश हुआ तो देश भर में नीतीश कुमार की कमोबेश इस बात के लिए तारीफ हुई कि इस बजट में वो लगभग 58,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के लिए ला पाए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, एक बात, क्या वजह है? कौन तारीफ किया नीतीश कुमार जी की? और नीतीश कुमार जी कहाँ इस बजट इससे खुश हैं? वो तो उन्होंने तो कहा कि हम तो पैकेज मांगे थे, ये ठीक है, कुछ कामें बढ़ेंगी, उन्होंने ये बात कही। मैंने क्या कहा उसको समझिए। मैंने कहा द्वारिकाधीश बन के पहली बार एमएलए के रूप में वो गए थे नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जब थे, तो उन्होंने कहा मैं जदवंश हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप हमें वोट दो, सरकार बनाओ, हम आपको विशेष राज देंगे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री बन करके वो गए आड़ा। उन्होंने कहा कितना लोगे? 56,000, 57,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 करोड़ रुपया पर वो ब्लॉक कर दिया अमिताभ बच्चन की तरफ। और उसके बाद 1 रुपया नहीं दिए। फिर वो गए बाढ़ में नीतीश कुमार जी के साथ, बोला 5,000 करोड़ रुपया दे रहे, नहीं गए। हवाई सर्वेक्षण कटिहार किशनगंज के नहीं दिए। फिर वो गए कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में, नीतीश कुमार जी भी थे, ललन सिंह थे, सबसे भीख मांगा उन्होंने, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए। लेकिन उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिया। तो जो प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते, और लगातार आपसे विशेष राज, विशेष पैकेज की बात उठ रही है। तो ये जो मिला है उसको विशेष पैकेज नहीं मानते हैं आप? विशेष पैकेज में है ही नहीं ना। नीतीश कुमार तो खुश हैं इससे ना। विशेष पैकेज की बात क्या थी वो समझिए ना। विशेष पैकेज का जो अटल जी को दिया गया था उसको आप समझिए क्या थी। दूसरे बार अनुमंडल बाढ़ हम लोग गए तो हम लोगों ने फरक्का, गंगा, कोसी बैरेज और कोसी, महानंदा, सोन नदियों की सेलेक्टिंग की, बालू निकालने और गाद निकालने की बात हम लोगों ने की। और फरक्का बांध को रिहेबिलिटेशन और कोसी बांध को रिहेबिलिटेशन की बात उठी, और हाईडेम नेपाल से बढ़ता करके वो भी नहीं हुआ। मगध में पानी की कई बार चर्चा हुई कि खेतों और पीने के लिए पानी सबसे ज्यादा दिक्कत में, वो भी नहीं हुआ। मिथिला, कोसी, सीमांचल, तिरुत, ये इलाके बाढ़ से 6 महीना जिंदगी हराम रहती है, वो भी नहीं हुआ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कई बार नरेंद्र मोदी जी, आप उठा के देख लो उनका स्पीच। मोतिहारी गए, मधुबनी गए, मोतिहारी गए, बोले कि ये जो सामने में चीनी मिल है, अगले बार मैं आऊँगा तो मैं आपको वादा करता हूँ इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीऊँगा।
दोबारा गए तो बोले कि अभी तक नहीं हुआ। बोला मैं वादा करता हूँ अगली बार ये खाली नहीं जाएगा, मैं चीनी पीऊंगा। तीसरे बार गए तो वो चीनी मिल खत्म हो गई, आप ये कह रहे हैं माफिया लेकर के चला गया। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी वादा एक खिलाफी पत्थर कर भी रहे हैं नहीं। बिहार के साथ? वादा खिलाफी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरा उस पर नहीं है। बिहार के साथ सभी लोगों ने सौतेलेपन का व्यवहार क्यों किया? लालू यादव जी बोले थे मेरे लाश पर बिहार बटेगा, बट गया। नीतीश कुमार जी विशेष पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों खुश थे। बीजेपी वाले खुश थे कि मेरी सरकार झारखंड बन जाएगी। लालू यादव जी खुश थे कि हम आजीवन यहां सीएम रह जाएंगे। तो ये सत्ता के घिनौनी हरकत के कारण बिहार बर्बाद हो गया। इसमें सब लोगों की भूमिका है। मेरा इस बात पर सवाल है। और उसके बाद अटल जी को हम लोगों ने सब लोग मिल के सारे एमपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक दस्तावेज विशेष पैकेज का रिहेबिलिटेशन का दिया। फैक्ट्री का डालमिया नगर से लेकर के सभी चीनी मिल, पेपर मिल, सिगरेट मिल, दाल चीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग से लेके सिल्क मिल, जूट मिल, ये सारी बनमनखी से लेकर के, दरभंगा से लेकर के, सहरसा से लेकर के 1 रुपया नहीं मिली। उसके बाद कितनी चीनी मिलें बंद हो गई, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितनी रेलवे की फैक्ट्रियों की यूनिट चले गए जमालपुर से, आपने उस पर काम नहीं किया। डालमिया नगर में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास किया था, आप उस पर भी काम नहीं किया। जब आप कहते हैं कि स्लीपर फैक्ट्री मधेपुरा से गायब हो गई, तो आपने उस पर भी नहीं दिया। आपने एक नेतरहाट नहीं दिया, एक IIM नहीं दिया, एक IIT नहीं दिया, आपने कोई नई स्कूल्स नहीं दी, आपने कोई नया एयरपोर्ट नहीं दिया, आपने कोई नया एम्स नहीं दिया, आपने कोई मतलब 2,32,00,000 लोग पलायन करते हैं, बच्चे हमारे गरीब मजदूर मिडिल क्लास मिला करके बाहर जाते हैं। 5 लाख तो सिर्फ एक शहर सूरत में है, बाहर मरते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं, उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं, उस पर कोई खर्चा नहीं। तो भैया खर्चा किस पे है, आप हमको बताओ ना। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं पप्पू जी, तो लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि पप्पू यादव भी लंबे समय तक सांसद रहे, बीच में गैप दिखा, तो जब आप कहते हैं सब लोगों ने सौतेला व्यवहार किया, तो आप पे भी तो सवाल। सर हम ही तो इस बात को अडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ दिए थे। हम तो पूरे घूम करके बिहार का विरोध किए थे बंटवारा का। हम पर सवाल कहाँ से खड़ा हो जाएगा? हम तो कोरोना में एक एक पैसा अपने घर से दिए, हम तो बाढ़ में एक एक लोगों को खाना खिलाते हैं, हम तो हर घटना में पैसा पहुंचाते हैं। हम पर कौन सा सवाल? हम कोनो पैसा पेंशन हम अपने किसी सरकार के पैसे से देते हैं क्या? अपने बाबू के पैसे से, अपने घर के जमीन बेच करके हम देते हैं, अपने परिवार के, अपने लोगों के पैसे से लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं। हम पर कौन सा सरकार? ना 3 में, ना 13 में, ना सरकार में, ना किसी चीज में, ना ऊपर ना नीचे। हमें एमपी की जिम्मेदारी है, हम आवाज हैं इस देश के, हर घटना के, हर विचारों के आवाज हैं। तो हाँ, पप्पू यादव पर कौन सा सवाल उठेगा भैया? ये लोग जो सरकार में डबल इंजन की सरकार है, उनसे आप पूछिए ना कि आपको मिला क्या। विशेष पैकेज नहीं मिली, विशेष राज नहीं मिला, IIM नहीं मिला, IT नहीं मिला, बाढ़ नहीं मिला, पलायन रोकने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको हॉस्पिटल के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप नियोजित संविदा को खत्म करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, 3% किसान का बजट हो गया, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। ममता, आशा, जीविका, रसोईया, इनके 600 रुपये में आप कहते हो खाना बनाने के लिए। आंगनबाड़ी की स्थिति सबसे बुरी है, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। 18 लाख बच्चे BEd DEd करके बैठे हुए हैं, उसको आप कहते हो 8,000 9,000 की नौकरी भी देने के लायक नहीं बच गया। तो आप तो कुछ रखे ही नहीं हो, आप क्या रखे हो? आप हमको बताओ। नहीं, वो तो सरकार बताएगी। इसीलिए, और ये जो मामला है, ये तो दुनिया में रोड और पुल बन रहा है, उसमें एक पुल पहले से लंबित है, बक्सर का पुल, आज नहीं 4-5 सालों से। उस पुल को आपने 26,000 करोड़, और 2 रोड जो पहले से बन रही है, और उसको आप पुनः वही बोतल वे पावर प्लांट तो सर बांका में था, बांका से आप उसको प्रीपैती कर दिए। हाई डैम पर चर्चा ही नहीं है। पूरी नदी के घाट के लिए और चीजों के लिए आप कह रहे 11,000 करोड़, तो ये 5,000 करोड़ और 1.25 लाख करोड़ जुमलेबाजी है, विशेष राज वाला बात है आपकी। लेकिन आप तो 1 रुपया नहीं दोगे, देख लेना।
आप वादा करता हूं, आप लिख लेना इस बात को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो अनाउंस हुआ वो भी नहीं मिलेगा? जी नहीं। हाँ, आप देख लेना 11,000 करोड़, आप देख लेना नदियों की स्थिति। 5,000 करोड़ मिला, 15 लाख करोड़ मिला, 15 लाख रुपया हर को मिला। लेकिन वो तो चुनावी रैली थी और ये बजट में लॉक। भैया गजब बात आप कर रहे हो। चुनावी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले नहीं रहा ना हूं, पक्ष नहीं। आप इसके पहले भी बजट की बात हुई ना भाई। विशेष राज का तो कई बार चर्चा हुआ, विशेष पैकेज की चर्चा हुई। विशेष राज्य को लेकर आप पहले मुझे ये बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे खुश नहीं है? इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो वीडियो आया है विधानसभा से उनका, उसमें तो पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि भैया उन्होंने कहा कि हमने विशेष पैकेज मांगा था, वो मिला नहीं, कुछ मिला। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इससे संतोष करेंगे। ये विशेष पैकेज तो नहीं है ना। ये बच्चा सब नहीं रोता होता था तो बोतल में दूध दे के निप्पल मुंह में दे देते थे तो चुप हो जाता था, या झुनझुना। आप कह रहे हैं यही वो तो पीठ में खंजर भोंका गया भैया। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। 14 करोड़ जनता को सब लोग मिल के मारते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो घोषणा हुई है पूर्णिया से पटना के एक्सप्रेसवे की, पूर्णिया आपका लोकसभा क्षेत्र, तो इससे तो आप खुश हैं? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। पूर्णिया को चाहिए मखान पर फैक्ट्री, पूर्णिया को चाहिए IIM IIT, मधेपुरा को चाहिए, सहरसा को एम्स, सहरसा को चाहिए DRM ऑफिस। मक्का पर फैक्ट्री जो बंद हो गई। पलायन सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल से है। आर्सेनिक पानी, आयरन पानी इतना कर दिया जिसका हिसाब नहीं है। तो हमको आप वाटर के लिए नहीं दे रहे हो। 40 लाख रुपए का पानी एक दिन में अंबानी जी पीते हैं। बारे बार मतलब आप कह रहे हैं कि जरूरत कुछ और था, मिला एक्सप्रेसवे है। नहीं एक्सप्रेस भैया, एक्सप्रेसवे तो ये तो शुरू से इस बात को गडकरी जी बहुत पहले किए थे। आप भी मिले थे बिहार में? जी नहीं, गडकरी जी तो आए थे, मेरे यहाँ आए थे। ये आज की बात थोड़ी है। विमान पतन की थी, वो पानी वाला जहाज से नदी जोड़ने वाली बात थी, वो आज तक नहीं हुआ। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी आज तक बिहार में, एक भी सिंगल। बोर्ड तो लगा कहीं मुजफ्फरपुर में लग गया, भले वो दह जाए। भैया स्मार्ट सिटी नहीं ना बना, आज तक एक काम नहीं ना हुआ। तो क्या हुआ स्मार्ट सिटी वाला? अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बजट का जो इंडिया ब्लॉक है, उन्होंने लोकसभा में, लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर इसका विरोध किया था। उन्होंने इसको पक्षपातपूर्ण बताया। देखिए आप उसमें शामिल पाते हैं अपने आप? बिल्कुल, मेरी बात समझिए। नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो एंटी OBC स्टूडेंट, यूथ, ST SC नौकरी, रिजर्वेशन, नियोजित संविदा, शिक्षा मित्र लोगों के साथ बेईमानी, युवाओं के साथ बेईमानी, मिडिल क्लास जो 3 से 7 लाख का है उस पर 5% टैक्स बढ़ा देना। और आप उठा करके जो इंसेंटिव की बात उन्होंने की, तो उसको आप उठा करके देखो कि उसमें जो नौकरी पेशा वाला है वो लागू नहीं होते, जो टैक्स दे रहे हैं वो लागू नहीं होते, और गरीब आदमी कितना पढ़ते हैं आप उसको देख लो। और 5,000 रुपया, तो जब देश भर में आप सियासत ऐसी करोगे, किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हो भैया? किसको मुनाफा पहुंचा रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताइए, बजट पे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो रोजगार है ही नहीं, नौकरी दिए ही नहीं, नौकरी मिली ही नहीं, प्राइवेट आरक्षण की बात आप किए ही नहीं। आरक्षण, निजी आरक्षण जब तक नहीं दोगे प्राइवेट में कहां से नौकरी मिलेगी? कौन देने को बैठा हुआ है? तो आप तो वैसे ही ST SC OBC को मार दिया। आप सरकार कह रही कि हम स्किल्ड बनाएंगे युवाओं को। भैया ये मेक इन इंडिया भी तो बनाए थे, क्या हुआ? इन्होंने कई सेक्टर में 24 अरब डॉलर रुपया भी तो दिया था, क्या हुआ? मैं आपसे ये पूछता हूँ पप्पू जी कि अभी जो बजट पेश हुआ है और उसमें जो भी बिहार को मिला है, अगर मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, आपके हिसाब से वो काफी नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ मिलता बिहार को तो ठीक होता? जीरो ही नहीं है, जीरो है। तो आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए? भैया बिहार में तो कुछ है ही नहीं। बिहार को सबसे पहले आप इंडस्ट्री की बात करिए, पर्यटन की बात करिए, पलायन को रोकने की बात करिए, बाढ़ से मुक्ति और पानी की बात करिए। बिहार को IIM और IT हब बनाइए जहां वहां पर मजबूत हो सकता है। तो आप बिहार के पलायन और युवाओं को की प्रगति, जो 40,000 करोड़ हम बाहर देते हैं,
हम वहां पढ़ेंगे ना, हमारी प्रतिभा वहां जॉब ढूंढेगी ना। तो क्यों नहीं आप IIM और IT वाला हब आप वहां करना दे रहे हो आप? क्या कारण है? क्यों फूड प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा है? मखान 95% हम दुनिया को देते हैं, क्यों 10-20 फैक्ट्री नहीं है वहां? तो बात तो हम पहले मानव सूचांक की बात करेंगे ना, जहां इंडेक्स में बिहार सबसे निचले पायदान पर है और पर कैपिटा जो GDP है वो दुनिया का सबसे निचले पायदान पर है। हम बात यूथ के रोजगार की करेंगे ना, कि जात पात और सत्ता और सियासत बचाने और बिगाड़ने का खेल खेलते रहे सब दिन। जब आप शपथ ले रहे थे तो एक वीडियो वायरल हो गया उसका, और आपको पता ही है वो वीडियो सबने देखा है। आप शपथ ले रहे थे, सामने से कुछ टोका टोकी हुई और फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि पप्पू यादव जी का जो व्यवहार था वो सांसद के तौर पर लोकसभा में ठीक नहीं था। आप कैसे देखते हैं इसको, जो आपने कहा वो क्यों कहा? और ये जो पक्ष है ना, जो कह रहे हैं, ये पक्ष को भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी से कोई लेना। ये वो पक्ष होंगे जो हर दिन हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात करते हैं और बौद्धिक लोग हैं जिसको पैसे और ऐशो आराम की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, जिनको आम आदमी की आवाज और गरीबी और गरीब जैसे सब विचारों से कोई मतलब नहीं है। वो भौतिक सुख में पागल रहते हैं। उस वीडियो का इससे क्या है ना? अच्छा। आपका एक पक्ष कर रहा है कि पप्पू यादव का सांसद, मतलब 2 दिनों तक सांसद लोग हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कृष्णा, जय हनुमान, जय गणेश, जय ओथ लेके करते रहे, गणेश परिक्रमा करते रहे, अपने अपने जाति के भगवान का नाम लेते रहे, अपने अपने जाति के नेताओं का जिंदाबाद करते रहे, एक बार भी देश के इशू पर नहीं बोला। हमने 60 नौजवान 20 बेटा बेटी आत्महत्या कर लिया कोटा में। पूरे देश में नीड्स के मैटर को लेके आत्महत्या किया लोगों ने। और यदि पप्पू यादव ने यदि #रीनीट लिख दिया और हमने विशेष राज की बात सिर्फ एक लाइन उठाई, #रीनीट एंड विशेष राज, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना 2 दिनों तक लंबा लंबा फिलॉसफी अपने जात का नारा चला, कोई बात नहीं। और पप्पू यादव ने देश के बच्चों के सवाल जो सबसे ज्वलंत थे उसको मैंने यदि अपने टी-शर्ट पर लिख के और मैंने इतने कहा #रीनीट एंड विशेष राज का दर्जा, तो इसके लिए किरण रिजिजू जी के पेट में दर्द क्यों हो गया कि दिस इज नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस? 2 बार अनुकंपा पर जीतने वाला व्यक्ति पप्पू यादव को वे जनता की आवाज के लिए प्रॉपर वे एंड प्लेस और टाइम बताएंगे? मैंने वही कहा कि आई नो, मुझे आई एम द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1st टाइम आई एम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 7 टाइम मुझे हो गया। मुझे पता है आप ज्यादा ज्ञान वर्धन 2 बार अनुकंपा पर और दूसरे की कृपा पर जीतने वाला व्यक्ति से ज्ञान लेना पड़े मुझे, तो बड़ा अचित्र है। तो मैंने रिजू जी को कहा तो राइट है मेरा कहने का, इसमें कहाँ से कौन सी बात आ गई भैया? क्यों लोग ऐसा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे? आपको लग रहा है सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड है पप्पू यादव की, सही बात है, आप उठा करके देख लो। आप निगेटिव आदमी हो तो इसलिए आपको लगता होगा। नहीं, मैं निगेटिव आदमी नहीं हूँ भैया मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप निगेटिव सोच रखोगे तो वही ना, जब खाओगे बोनिएगा बबूल तो खाइएगा धतूर। तो आप जिस माहौल में, जिस हालात में आप लोग रहते हैं, तो क्या सोचिएगा? आप कहाँ से बच्चों के भविष्य और प्रगति के बारे में, आम जनता की आवाज़ के बारे में, कोरोना के बारे में, बाढ़ के बारे में, आम लोगों की मदद के बारे में, ये सोच कहाँ से इस देश की जनता? चलिए, ये आपकी राय हो सकती है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नहीं है इस देश में, आपकी भी राय हो सकती है, मेरी भी राय हो सकती है, वो हम दोनों की राय हो सकती है। आप 6 बार से सांसद रहे, लंबा इतिहास है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जो आपने बात कही कि इस बार संसद में, मतलब 2014 के बाद ये दिखा कि धर्मों के नारे लगने लगे संसद में, किसी एक खास व्यक्ति के आने पे उसके जिंदाबाद का लगने लगा। पहले के संसद, तो गणेश परिक्रमा चल ही रहा है, पहले के संसद और अभी के संसद में कोई अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है,
जैसे कुछ आसमान बताइए देखने पताल। वालों के लिए जो नए लड़के सर होंगे। आसमान पताल का। पहले विचारों की बात होती थी, पहले सहमति और सहमति के बावजूद भी हम देश, नेशन और एक दूसरे की इज्जत करते थे, आदर करते थे, प्रेम करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, सहमति बनती थी देश के इस ऊपर। अब तो कोई एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरा सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं रह गई। अब आलोचना सुनना मुश्किल है। हिटलर की तरह सभी लोग अहंकार में जीते हैं। बिल्कुल लगता है कि धर्म युद्ध हो जाएगा। यहाँ पर नफरत की राजनीति के अलावा दूसरी बात नहीं होती है सदन में। ये सब सदन बदलाव है। में बहुत बदलाव है आपके भैया, बहुत बदलाव है भैया, बदलाव ही नहीं है। जब आप बहुत सांसद बदलाव, बने पप्पू बहुत जी, बदलाव, बदलाव नहीं है वही बदलाव, ये बदलाव है। विश्वसनीयता नहीं रह गई है, किसी से उम्मीद नहीं है, सपने देखना अब खत्म हो गया लोकसभा को लेकर के। निराशा का माहौल है, आप ये कह रहे हैं? भैया निराशा का, पूरा देश में निराशा का माहौल है कि सदन में होता क्या है, हमारी बात क्यों नहीं होती है, गरीबों की बात क्यों होती है, गरीबी बढ़ते क्यों जा रहा है, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात, हमेशा धर्म मजहब की बात, हमेशा एक दूसरे को गाली गलौज देने की बात, एक दूसरे की आलोचना करने की बात। जब आप सांसद बने उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि आपने पूर्णिया में डॉक्टर्स की फीस तय करने की बात कही और उसके बाद विपक्ष ने ये कहा कि एक बार फिर पप्पू यादव देखिए कैसे पूर्णिया में अब धमकाने लगे डॉक्टर्स को और ये माहौल खराब हो रहा है। क्या कहा था आपने, क्या हुआ था? अच्छा एक बात बताइए, ये कमजोर विपक्ष और ये लोग क्यों नहीं कुछ करता है, इनसे पूछिए ना। विपक्ष से? विपक्ष और सत्ता पक्ष से पूछिए ना कि तुम क्यों नहीं, तुम तो सत्ता आप में लेकिन हो। दोनों से पूछ रहे हैं आजकल, ये एक अच्छी नहीं बात तो है। आप सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से पूछिए ना भाई, सत्ता पक्ष से पूछिए कि तुम करो ना, तुम अल्ट्रासाउंड दो, सीटी स्कैन दो, एमआरआई दो, आम आदमी को लूटना बंद करवाओ। 10-10 लाख रुपया लेता है, 7 लाख रुपया लेता है गरीब आदमी से ऑपरेशन में, दवाई के नाम पर। सीटी स्कैन में 8,000, 6,000, 12,000 रुपया लेता है, अल्ट्रासाउंड में लेता है, एक्सरे में 600, 800, 900 रुपया लेता है, जिसका 300 रुपया लेता है, फीस लेता है 15-15 दिनों पर 500 रुपया, 1,000 रुपया। ये सब चलेगा क्या? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है क्या? ये डॉक्टर लोग से हम वोट मांगने गए हैं, डॉक्टर लोग से अच्छे डॉक्टर का हम रेस्पेक्ट तो करते ही हैं ना। और अच्छे डॉक्टर बुरे नहीं होते कोई, लेकिन तरीके तो बुरे हो ही सकते हैं ना, उसको तो हम आग्रह कर ही सकते हैं ना कि आप 1 महीने पर फीस लो। अच्छे डॉक्टर, और गलत जो पैथोलॉजी है, जो डॉक्टर रही है नया पैथोलॉजी खोल लिया तो वो लूट रहा है और गलत तरीके से जांच दे रहा है, गलत जांच लिख रहा है, किसी से भी गलत जांच लिखा के दवा बेचवाता है, बिना कहे के कैंसर कब कहवा देता है कि कैंसर हो गया। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन जो डॉक्टर नहीं है वो कैसे ले रहा है भैया, क्यों वहाँ जा रहा है? 600 से 800 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं हो सकता। तो कुछ असर हुआ पूर्णिया में? आग्रह तो मैंने किया ही है, असर नहीं तो आगरा का असर हुआ तो कर देंगे ना। असर नहीं होगा तो असर, आप जो बेईमानी शैतानी, आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के आप आईसीयू खोले हुए हैं, तो आप यदि पूर्णिया की जनता से और बिहार की जनता से कमाइएगा और 15 दिनों पर आप आकर के 500-1,000 रुपया फीस लीजिएगा, ये तो हम आग्रह तो कर ही रहे हैं। ये कानून नहीं कहता, ये इजाज़त नहीं देता, तो हम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में आवाज़ तो उठाएंगे ही और लड़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। कोनो हम वोट मांगने गए जो हम डरा रहे हैं, कोनो पैसा इन लोगों की तरफ पैसा वसूल के दिया था ये लोग विपक्ष को चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग जितना कमाता है उतना तो डेली हम बांटते हैं, तो हमको कौन चीज़ डरा लिखे है। जितना ये लोग कमाता है लूट के जनता के पैसा से, उतना तो हम बांटते हैं डेली, तो हमको कौन चीज़ करा। आप लोग जितना ये लोग डेली करबट बदलता है, बिस्तर बदलता है, उतना हम 3 बजे रात तक लोगों से मिलते हैं। 24/7 है पप्पू यादव। इसमें कहीं दो राय तो है ही नहीं। जब आप पहले सांसद थे तो मुझे याद है मैं एक बार आया था आपके घर पे और बिहार से आए हुए बहुत से लोग जो एम्स में इलाज कराते हैं वो डेरा डाले पूरे बिहार से नहीं, देश भर के लोग, देश भर के लोग सेवा। इसमें कहीं दो राय नहीं। खास तौर पे जब पटना में बाढ़ आई थी तो आपने जो मदद की, उस समय स्वर्गीय हो गए सुशील कुमार मोदी जी को भी अपने घर से सबके लिए जीता हूँ सर, सबके लिए। जो ज्ञान देते हैं उनको कहिए कि सरकारी अस्पताल अच्छा करे, उनको कहिए कि वहाँ पर कोई बाहर से दवाई नहीं खरीदना पड़े, हम छोड़ देंगे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सब हॉस्पिटल खोल के शेयर धारक है, ये सब भागीदारी है। किसकी बात कर रहे हैं? ये सब नेता और की सब भागी था।
इन लोगों की मिलिए भगत बड़ा में आरोप रहते लगा रहे हैं। माफिया, तो ये बड़ा पूंजी आरोप लगा। इन लोगों का मिलिए भगत में लगभग 60% नेता जमीन का माफियागिरी करता है, धंधा करता है, दलाली करता है। थाना, नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों चारों मिल के तो रियल एस्टेट का धंधा करता है। रियल एस्टेट है क्या? रियल एस्टेट चलता ही है माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, सीईओ, एडीएम, डीसीएलआर, सीआई, इन लोग के नेक्सेस से। रियल एस्टेट और है क्या? रियल पहले लोग कहते थे जमीन का दलाल, अब हो गए रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट 5-6 बैड एलिमेंट्स, अब आप लाल कार्डधारी को भी आप रजिस्ट्री कर रहे हो, हरा कार्ड को भी रजिस्ट्री कर रहे हो, आप सरकारी जमीन को भी रजिस्ट्री कर रहे हो, आदिवासी की जमीन को रजिस्ट्री कर रहे हो, तो कैसे चलेगा भैया? जब आप ये कह रहे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं, तो कुछ लोग उस एफआईआर का जिक्र करेंगे जो आपके सांसद बनने के कुछ दिन बाद दर्ज हुआ, जिसमें कहा गया उस एफआईआर में कि आपके करीबी ने फिरौती की मांग की। मुझको तो समझे में नहीं आता है क्या था वो भैया। मामला? मामला तो सबको पता है, कुछ कोई 4 तारीख को रिजल्ट हुआ, कोई कभी लेन देन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारा आदमी कौन होता है भैया? आदमी कुछ बोल दीजिएगा, स्कूटी इंजीनियर है, उसका घर मधेपुरा, उसका उससे क्या लेना देना? वो आदमी कौन है, क्या पागल है? वो तो गवर्नमेंट, वो तो कोर्ट देखेगी ना मालिक। ना कभी हमारी बातचीत, ना कोई लेना ना देना, ना कोई मतलब। वो कितने का पैसे रखे हुआ है, किसी का 10 करोड़, किसी का कुछ, किसी का कुछ डेली, तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना भैया? जिनको आपका करीबी बताया जा कोई रहा है, उससे आपका मतलब कोई लेना देना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो पढ़ता था, पारिवारिक रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएसएनएल में है रांची में। अब एग्जीक्यूटिव ने धमकाने लगा। चलिए आपके चुनाव की बात करते हैं। पप्पू यादव जी, चुनाव से ठीक पहले आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, लेकिन जब चुनाव आया तो दिखा ये कि आपको पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा। आप जीत गए, अपने बल पे जीत गए, लेकिन कसक तो होगी कि कांग्रेस नहीं, आपको। कोई कसक नहीं, कोई कसक नहीं। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का ब्लेसिंग है, अच्छे ये कैसा इंसान blessing है, है कि आपको सम्मान टिकट है, नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देश नेशन फर्स्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में देश संविधान फर्स्ट होता है, वो व्यक्ति फर्स्ट नहीं होता है। अब उनको लालू नहीं तो पप्पू, जब एक कोई व्यक्ति इतने अहंकार में खड़ा हो जाए, स्टैंड ले ले और एकदम पप्पू यादव को मिटा देना है, निर्णय ले ले, 4-5 दिन जाके कैंप करे। मोदी जी 2 बार चले गए, नीतीश जी 3 दिन चले गए, पूरा माफिया वहाँ लगा रहा। सारे डॉक्टर ने पैसा वसूल के दिया, पैसा हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, सारे माफिया ने पैसा दिया लड़ने के लिए। जो जो जमीन ग्रैब करता है, जमीन का धंधा करता है, वो लोग मेरे खिलाफ थे। अब तो बिल्कुल, हम तो 2 एमपी, हम बेटा और हम एमपी बन गए थे, बन जाते हम, हमको कहाँ प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं था। टिकट तो मिल ही गया था, कांग्रेस से मिल जाता या आरजेडी से मिल जाता। हम निर्दलीय कह के प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, 9 महीना से यात्रा, एक एक घर गए और कह के ना पूर्णिया की जनता के भरोसे ना हमने चैलेंज को स्वीकार किया। बड़ा या चैलेंज। तो मरते या तो यदि हम पार्टी के भरोसे रह जाते तो इतिहास माफ नहीं करता। कहता कि आने वाला पीढ़ी कहता कि पप्पू यादव को आखिर आए ऊंट बैल के तरह, आखिर समझौता तो करना ही ना पड़ा। देखिए, हम लालू यादव जी का जिक्र कर रहे हैं, उनको आप पिता तुल्य कहते हैं, उनके घर भी गए थे आप मिलने के लिए, फिर क्यों आपको मिटाने पे लगे हुए हैं? जो आप भैया कौन मिटाने में लगे हुए? तो आप ही कह कई रहे हैं। साजिश, मैं कह रहा हूँ, मैं मिटाने पर लगे। जो लोग अरे लालू यादव थोड़े अरे, उनके कौन बच्चे को लगा कि तेजस्वी की बात कर रहे हैं? भैया जो लोग इसमें थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, अब उस पर जाइए, छोड़िए पुरानी बात, जो हो गई हो गई। जनता सर्वोपरि महान होती है और मैं समझता हूँ कि हम लोग को आगे बढ़ के बहुत सारे काम करने चाहिए। ठीक हो गए तेजस्वी यादव से? भैया मेरे रिश्ते ना बिगड़ते ना मैं बिगाड़ता हूँ। हम दोनों की विचारधारा नदी के 2 किनारे है। अच्छा जी, हम दोनों की ठीक है। कॉमन आइडियोलॉजी जब समाज की बात आती है, बिहार की बात आएगी और कांग्रेस जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ पप्पू यादव की सहमति एज ए लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी। लेकिन हमारे और व्यक्तिगत तौर पर हमारे और उनकी विचारधारा दोनों 2 किनारे है। मुझे ये बताइए, आखिर के 2-3 सवाल हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर आपको मौका मिलता है केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट होने का, तो निश्चित जाएंगे, निश्चित जाएंगे, मौका मिलेगा निश्चित जाएंगे। कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कांग्रेस, खबरें वो चल रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को तय करना है, मुझे नहीं तय करना है। कांग्रेस की जो नेतृत्व विचारधारा होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे आप बिहार के? हर आदमी का सपना पीएम, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ होता है। कोई आईएएस बनने का, कोई कुछ बनने का।
हम यहाँ घड़ी घंट डुलाने तो आए नहीं हैं। और यदि सबसे ज़्यादा संघर्ष और सेवा कर रहे हैं और लोगों के लिए जीते हैं, पप्पू यादव का मतलब ही मदद और सेवा है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट मुख्यमंत्री या ये नहीं है। मेरा सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का सपना है। मेरा सपना है एक लंबी लकीर खींच करके लोगों की मदद करना, हर लोगों की ज़िंदगी को चैलेंज, गरीबों को आंसू नहीं बने देंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ। तो इसलिए सपना सबको होता है मुख्यमंत्री पीएम बनने का। ये फालतू बातें मैं बोलूंगा नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। बहुत बेबाकी से आपने बोला, जैसे कोर्ट का हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो रियल में रेस्पेक्ट करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन यदि भीतर से पूछिएगा तो डरे हुए रहता है लोग, कोर्ट में क्या करेगा, ये बोलने से पहले मन में। लेकिन डर से लोग कहता है कि नहीं, कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, लोग ये बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई है कि कोर्ट का सम्मान तो हर लोग करते हैं भारत के। लेकिन कोर्ट के बारे में ये अवधारणा है कि जो जस्टिस मिलनी चाहिए वो कॉमन और मिडिल क्लास को जहाँ पर नहीं मिल पाता। आखिर में एक सवाल मेरा ये है कि बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, आप भी उनसे मिल चुके हैं और ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि वो वहां विपक्ष की आवाज बनते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को बिहार तो में? समझ में नहीं आता है। हम किसी का प्रवक्ता तो है नहीं, कौन किसकी आवाज बन रहा है। आपका अनुभव के आधार पर जो भैया वो बिहार है। इसके पहले भी भैया अभी 4 विधानसभा है, लड़ लेना चाहिए, उनको पता चल जाएगा। और उनके पहले भी देखिए, उनको राइट है अपनी बात रखने का, करने का, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी। तो बिहार की जो राजनीति है बिल्कुल डिफरेंट राजनीति है। पप्पू यादव आज ना कोई एंट्री आज की है, हम तो 90 के पहले 84 से ना राजनीति में है, 84 से ना हर लोगों की मदद और सेवा कर रहे हैं। तो हमको पता है ना कि जातीय और सामाजिक आधार जो बिहार का है वो बिल्कुल, उसका जो पॉलिटिकल ये है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर से नहीं चल पाएगा? भैया नहीं, मैं क्यों बोलूँगा प्रशांत किशोर से नहीं चल पाएगा या किसी से नहीं चल पाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पैसे और मार्केटिंग करके बिहार की राजनीति नहीं कर सकता है। भैया आप उठा करके देखिए ना, गोवा भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे, यूपी भी गए थे, तो आप उठा के देखिए ना सक्सेस रेट। कांग्रेस के साथ भी आए थे, अब वो अपने साथ गए हैं। तो निश्चित उनको स्वतंत्र राजनीति करने की पूरी ये है। और मेरा व्यक्तिगत रिश्ता उनसे अच्छा है। बातचीत होती रहती है? बिल्कुल होती रहती है, होती रहेगी, होती रहनी चाहिए। ही रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है राजनीति में बातचीत तो होती रहनी चाहिए, और पत्रकारों से भी बातचीत होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार से तो बातचीत होती रहनी चाहिए। नेता और पत्रकार का तो चोली दामन का संबंध है, लेकिन अच्छे पत्रकारों के साथ वैचारिक रूप से बैठना चाहिए, वार्ता भी करनी चाहिए, और जो देश हित में और ह्यूमैनिटी के हित में बात काम करता हो उसके साथ तो गहरा रिश्ता रखना। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से बातचीत। धन्यवाद, नमस्कार।